नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिछले 15 वर्षों में पूछे गए एसएससी के अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछे गए जो प्रश्नों का कॉम्बिनेशन आज मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, जिसका टॉपिक आज दोस्तों फिजिक्स का मैकेनिक्स से रिलेटेड में टॉपिक रहेगा आज आपका। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसमें सभी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कॉम्बिनेशन लेकर के मैं आया हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करें अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर उसे आप जो है लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों में जो एसएससी में पूछे गई आपके जो टॉपिक आज का है फिजिक्स में यांत्रिकी भौतिक विज्ञान में, तो उससे रिलेटेड आज मैं प्रश्न का लेकर के आया हूँ। सभी प्रश्न उसी से संबंधित हैं और मैं अगली वीडियोस में टॉपिक वाइज में अलग अलग वीडियोस अब आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर बात करें, पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है दूरी। दोस्तों, अगर बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष होता क्या है। दोस्तों, अगर प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसे ही दोस्तों प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष की अगर दोस्तों हम बात करें कि प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष के बराबर अगर हम बात करें कि यूनिट क्या है, उसका मानक क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसे कक्ष में रखने के लिए ऐच्छिक अभिकेंद्रीय बल और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो आपस में जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी और जो उपग्रह है वो कक्षा में अच्छी तरह से चक्कर लगा पाएगा। अगले की बात करें दोस्तों, जो स्पिन ड्रायर्स होते हैं जिसमें हम लोग दोस्तों अपने गीले कपड़ों को सुखाते हैं, उसमें किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो दोस्तों उसमें अभिकेंद्र बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों। दोस्तों, तेल की जो बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है, इसका कारण ये है कि जो तेल होता है, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसी वजह से दोस्तों जो तेल की बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है। दोस्तों, एक प्रश्न और बन जाता है कि जो पानी की बूंद होती है उसका गोल होने का, उसका आकार गोल ही क्यों होता है, या उसके गोल होने का कारण क्या है। तो दोस्तों उसका उत्तर भी यही है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी की बूंद होती है वो गोल होती है। अगले प्रश्न को अगर देखें दोस्तों, तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। दोस्तों, न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा गया है। और अगर पहले नियम की बात करें दोस्तों, तो उस नियम के अनुसार जो है ये कहा गया है, न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो, या फिर अगर वो स्थिर अवस्था में है, तो उसकी स्थिति में हम तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए जी। दोस्तों, अगली बात करें कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं। दोस्तों, आपने अगर देखा होगा रेलगाड़ी की पटरियों को, तो वो ऊपर से हल्का सा बैक करती जाती हैं, मतलब किनारे की तरफ मोड़ दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों उसका उत्तर आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो प्राप्त करने के लिए उनको जो है मोड़ दिया जाता है। अगले अगर दोस्तों बात करें, जैसा देखिए प्रश्न आ भी गया दोस्तों कि द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की ही होती है, जिसका कारण क्या है तो मैं बता चुका हूँ, पृष्ठ तनाव होता है। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है दोस्तों, तो उसका पृष्ठ तनाव हमेशा आप याद रखिए वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी में डिटर्जेंट या कुछ भी घोल देते हैं तो उसको आप जब ज़मीन पे अगर वो गिर जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ वो दोस्तों बहने लगता है। तो इस वजह से थोड़ा उसमें चिकनाई या चिकनापन बढ़ जाता है, तो इस वजह से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऐसा होता है। अब पहिए में जो बॉल बेयरिंग का काम होता है दोस्तों वो क्या होता है। दोस्तों, बॉल बेयरिंग का काम ये होता है कि वो जो गतिज घर्षण बल होता है उसे बेलन
घर्षण बल में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों घर्षण बल की अगर बात करें तो क्या है घर्षण बल? दोस्तों घर्षण बल होता ये है कि जब हम किन्हीं दो सतहों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उनके बीच में जो एक बल कार्य करता है वही आपका घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों अगला है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। अभी आपने देख ही चुके हैं आप इस तरह के प्रश्न को कि उसका पृष्ठ तनाव जो है तेल का वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, पानी से कम हो जाता है, इसी वजह से वो फैल जाता है। दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि दूध के मथने पर जो क्रीम होती है वो कैसे अलग हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण दोस्तों है अभिकेंद्र बल। दोस्तों अगली बात अगर करें हम लोग तो अगली बात दोस्तों ये है कि आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है ये आपके सीजीएल लेवल का एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो दोस्तों आपका जो आप देख सकते हैं E=mc²। जी दोस्तों इसमें m आपका जो है द्रव्यमान है और आपका c जो है वो चाल है, प्रकाश की चाल। दोस्तों अगली बात करते हैं कि जो अंडा होता है वो मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है और इसी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों ज़्यादा ऊंचाई पर जो सांस लेने में हमको कठिनाई होने लगती है, तो क्यों ऐसा होने लगता है? दोस्तों याद रखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है और इस वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों एक प्रश्न से और भी बन जाता है कि जो है अक्सर जब हम प्लेन में मान लीजिए सफ़र करने के लिए जानते हैं तो वहाँ पर हमें सलाह दी जाती है कि आप फाउंटेन पेन या इस तरह के पेन अपने साथ मतलब ना रखें। दोस्तों ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब ऊपर हम जाते हैं तो वायुदाब जो है, जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है और उससे उसकी जो इंक है वो बैक हो सकती है, इस वजह से उसको हमें सलाह दी जाती है कि आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो किलोवाट जो घंटा है दोस्तों आपका ऊर्जा का यूनिट है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो वो गुरुत्व के द्वारा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों गति का पहला नियम जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और इसके पहले दोस्तों मैंने अभी बताया भी है आपको कि पहले नियम को दोस्तों हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। और दोस्तों मैंने इसको बताया भी अभी आपको कि अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो उसी अवस्था में रहता है। अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में, अगर स्थिर है तो स्थिर रहता है। तो उसी नियम के पर आधारित ही आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों बनता है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार क्या हो जाता है? तो दोस्तों वो हमेशा शून्य रहता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो दोस्तों वो शून्य लगता है। दोस्तों अगर उत्प्लावन बल की बात करें तो उत्प्लावन बल दोस्तों क्या होता है, इसे इंग्लिश में बॉयंट फोर्स कहते हैं। दोस्तों हम जब भी किसी चीज़ को किसी द्रव में डुबोते हैं, किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो वो हमेशा द्रव नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाता है और वही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जो कि आपके 10+2 CHSL लेवल के पर पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वो अपकेंद्रीय बल है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें अगर हम तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बनता है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो पदार्थ की तरंगे दोस्तों डी ब्रोगली तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है? तो वो दोस्तों चर त्वरण होता है। और जैसा कि अभी आप देख भी चुके हैं, इसके पहले भी वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट किया गया है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? दोस्तों एक्स किरणें जो होती हैं वो चुंबकीय तरंगे होती हैं। और दोस्तों इसी एक प्रश्न और याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो आपकी हैं, ध्वनि तरंगे दोस्तों वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे। अब दोस्तों आप इसको कभी कभी ये दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में। तो याद रखिए दोस्तों
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी धा, आधा धा आया है और यहाँ पर भी आधा धा यूज़ किया गया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगले प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें कि जब भी किसी तालाब का जो शांत, आप देखते होंगे तालाब में एकदम शांत जल रहता है, तो उसमें जब पत्थर आप फेंकते हैं तो उसमें उसके पृष्ठ पर जो है कुछ लहरें जो है उठने लगती हैं, तो उन्हें उन प्रकार की तरंगों को हम दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और अगर हम अगले प्रश्न की बात करें कि हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं, ये दोस्तों आपका एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है और एमटीएस का पेपर आपका अभी संभवतः जो है जुलाई में उसकी डेट रखी गई है। अभी तो कह नहीं सकते हैं कि आप इस आज के समय को देखते हुए तो कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन कब हो, लेकिन दोस्तों अपनी तैयारी आप करते रहिए। तो उसी में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं। तो दोस्तों जब घर्षण कम हो जाता है तो हमारे फिसलने का कारण वही होता है। दोस्तों अगर बात करें घर्षण कम, दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो घर्षण है, घर्षण बल हमेशा चिकनी सतहों पर कम लगता है। घर्षण बल अगर जो है कार्य जो है करता है अच्छी तरह से, तो अगर खुरदरी सतह है तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से कार्य करेगा। अगला प्रश्न अगर देखें कि एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है, तो उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। तो दोस्तों जब हम वायु को उसमें से धीरे धीरे निकालेंगे तो जो पारा है, पारे का स्तर घटने लगेगा। अगला प्रश्न है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किस के कारण स्थिर हो जाता है। दोस्तों इसका कारण है श्यानता। अगली बात करें दोस्तों विमा, तो विमा जो आपका ये विमीय सूत्र दोस्तों आपने पढ़ा होगा, उससे एक प्रश्न बन जाता है। ये आपके सीजीएल लेवल का प्रश्न है कि mlt की पावर -2 किसके समरूप होता है दोस्तों। तो ये आपका बल जो है, बल का जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों याद रखिएगा, वो mlt की पावर -2 होता है। अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो सरल रेखा PQ के साथ स्थिर गति से घूमने वाले कण के लिए वेगालेख अर्थात जैसे हम चक्कर मापी कहते हैं, उसे मतलब जो है कैसा जो है वो होता है। तो दोस्तों वो PQ के समांतर जो एक सरल रेखा बनती है आगे जा कर के, दोस्तों आप इसको थोड़ा डीपली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसके अनुसार ही एक सरल रेखा का निर्माण हो जाता है। अगर अगली बात करें तो चलती हुई जो रेल साइकिल होती है दोस्तों, उसको सरलता से संतुलित किया जा सकता है। यह किसके संरक्षण के नियम को बताता है। तो दोस्तों ये कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को बताता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ें। दोस्तों आगे बढ़ने पर हमें अगला प्रश्न जो मिल रहा है वो ये है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं। तो दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों आप देख भी चुके हैं ये क्वेश्चंस 10+2 में भी ये प्रश्न पूछा गया कि शांत जल में जब पत्थर फेंका जाएगा तो किस प्रकार की लहरें उत्पन्न होंगी। तो वो आपकी अनुप्रस्थ होंगी। और दलदली सड़क पर हम क्यों फिसलते हैं, अभी ये लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों प्रश्न। तो ये एमटीएस में पूछा गया था कि घर्षण की कमी होने के कारण हम फिसल जाते हैं। दोस्तों अगली बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो दोस्तों बांध जो आपका है, बांध जो आप डैम बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा कि बांध बना करके बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिससे हमें विद्युत प्राप्त होती है। तो दोस्तों वहाँ पर जो जल होता है उसको बहुत सी ऊंचाई से जो है नीचे की तरफ गिराया जाता है, और नीचे दोस्तों पंखे लगे होते हैं, इन्हें टरबाइन कहा जाता है। और जब उसके ऊपर जो है वो जल गिरता है तो उनसे पंखे घूमने से वो यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, और उससे विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों अगली बात करें तो जल विद्युत पावर स्टेशन में जो ऊर्जा का परम स्रोत होता है वो क्या होता है, जल की गतिज ऊर्जा। जैसा मैंने बताया कि अभी दोस्तों वो बहुत ऊंचाई से जल को बहुत तेज़ी से नीचे गिराया जाता है, और जिस कारण से जो अभी जो है टरबाइन घूमता है और उससे विद्युत का निर्माण होता है। तो जो जल की गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो जो गति के कारण, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोस्तों समझें अगर, तो स्थिर के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और अगर हम जल जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अगर हम मिला दें तो उससे हमें यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों अगली अगर हम बात करें कि एक बार किसके बराबर होता है, तो दोस्तों एक बार आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रश्न भी बन जाता है कि जो आपका पास्कल है, पास्कल वो जो है किस चीज़ का जो है मात्रक है। तो दोस्तों पास्कल जो आपका होता है वो पास्कल दाब का मात्रक होता है। दोस्तों अगली बात करें अगर हम कि सरल रेखा, दोस्तों ये तो रिपीट हो चुका है।
सॉरी दोस्तों, ये 2 क्वेश्चंस फिर से रिपीट हुए हैं, लेकिन ये इनका जो लेवल है वो डिफरेंट लेवल में पूछे गए हैं कि चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित कर लेते हैं। इसका कारण दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो कोणीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखें कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है दोस्तों, उसका जो विमेय सूत्र है दोस्तों, मैंने बताया विमेय सूत्र से प्रश्न बनता है। और फिर से एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि m⁻⁻1 L⁻³ T⁻², ये दोस्तों इसका विमेय सूत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न देखें कि जो स्टील होती है वो रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्यों? दोस्तों याद रखिए कि जो स्टील होती है वो रबड़ से ज़्यादा होती है प्रत्यास्थ। और अगला लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों, ये फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है जो, लेकिन इसका लेवल डिफरेंस आई थिंक पूछा गया है दोस्तों, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि तेल की जो छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, तो उस किस कारण से ऐसा होता है? तो दोस्तों तेल का जो पृष्ठ तनाव हो जाता है वो, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, कुछ थोड़ा लिखने में गलती हुई है कि जो तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाने की वजह से ही ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आप लोगों के लिए आने वाला हूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और उसे भी आप देख पाएँ। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे जो भी एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस लाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा पाऊँ। तो सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।